हरि सिंह की जयंती आज एलजी मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। लिखा, वो ऊंचे आदर्शों वाले व्यक्ति थे। जन्म दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा। तो महाराजा हरि सिंह की आज जयंती है और आज इस मौके को एक उत्सव के तौर पर, एक त्योहार के तौर पर मनाने की युवा राजपूत सभा ने घोषणा की है और एलजी मनोज सिन्हा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि वो ऊंचे आदर्शों वाले व्यक्ति थे और साथ ही ये बताया जा रहा है कि जन्मदिवस को उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आज उनकी जयंती पर आज एक उत्सव का माहौल है और उसको लेकर अलग अलग संगठनों ने भी अलग अलग तरीके से इस दिन को मनाने का ऐलान किया है। और उनकी जयंती के इस मौके पर अब बाकायदा सरकारी छुट्टी का ऐलान भी पहले ही किया जा चुका है, तो आज इसलिए भी बहुत खास दिन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसे एक खास मौका तस्वीर किया जा रहा है और कई अलग अलग संगठनें जो हैं वो इस खास मौके को अलग तरीके से मनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। युवा राजपूत सभा ने भी ऐलान किया है कि वो इस मौके को एक उत्सव के तौर पर मनाएगा और युवा राजपूत सभा ने एक रैली निकालने का भी ऐलान किया है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह का एक जोश है लोगों में। अलग अलग संगठन जो है वो इस मौके को मना रहे हैं और खुद एलजी मनोज सिन्हा ने भी उन्हें याद करते हुए, महाराजा हरि सिंह को याद करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में एलजी मनोज सिन्हा ने लिखा कि महाराजा हरि सिंह के बारे में लिखा कि वो ऊंचे आदर्शों वाले व्यक्ति थे। जन्म दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई है। पहले ही खबर लेना, पहले ही लाइव पे ही जाना मेरे को, क्योंकि इनको तो महाराजा हरि सिंह की जयंती के मौके पर एक खास उत्साह। कई संगठनों ने इस दिन को बहुत ही खास तौर से मनाने का ऐलान किया है। आज सरकारी छुट्टी भी है और इस वक्त आप देख सकते हैं डीपीएपी जो पार्टी है, गुलाम नबी आजाद की, उस पार्टी के लोग यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और वो इस दिन को इस तरह से मना रहे हैं। बाकायदा केक काटे जाने का प्रोग्राम है और साथ ही साथ कई और दूसरे भी संगठन हैं, जैसे युवा राजपूत सभा है, उसने भी ऐलान किया था। बल्कि पूर्व संध्या पर भी जो है कुछ कार्यक्रम रखे गए थे और आज जब वो दिन आ चुका है तो आज अलग अलग संगठनों ने इसे अलग अलग तरीके से बनाने का ऐलान भी किया हुआ है। और बिल्कुल एक जैसा युवा राजपूत सभा ने कहा है कि वो जो है इसे एक उत्सव के तौर पर मनाएगा। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर का आपके बारे में बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। ईसाई और अहमदिया समुदाय पर हमले का किया जिक्र। आतंकी संगठनों का गढ़ है पाकिस्तान, ये बात भी कही गई। पहले पाकिस्तान ने कश्मीर का उठाया था मुद्दा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं, इस बात को भी बहुत ही साफ अल्फाज में यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने रखा है। I take the floor to exercise my delegation's right of reply to the statement delivered earlier in the general debate by the representative of Pakistan. Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this august forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining
to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs, and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. I thank you, Mr. President. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करें अपने सहयोगी शैलेंद्र बांगू से। शैलेंद्र, ये जो कुछ यूएन में भारत की तरफ से ये बातें रखी गई हैं बहुत ही स्ट्रांगली, इसके दरअसल इसके पीछे वजह क्या है? क्या ऐसी बात पाकिस्तान की तरफ से हुई है कि भारत ने फिर से एक बार ये बताया कि दरअसल पाकिस्तान जो है वो इस तरह का है और भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया? बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद दिला दें कि जब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या रिप्रेजेंटेटिव यूएनजीए में जाते हैं, जनरल असेंबली में जाते हैं, तो वो इस मंच का हर बार गलत इस्तेमाल करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम काकर वहां गए थे और उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद इसमें देखना दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए भारत ने जो अपनी जूनियर मोस्ट डिप्लोमेट है उनको ये जिम्मेदारी दी कि वो पाकिस्तान को इस पूरे मामले पर जवाब दे, जिसके बाद हमने देखा कि आज अर्ली मॉर्निंग करीब 6 बजे के आसपास भारतीय समय के अनुसार भारत ने जो जवाब दिया है उसमें साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जहां एक तरफ उन मुद्दों पर उंगली उठाता है जिस पर उसको बोलने का अधिकार नहीं है, और वहीं जो असल मुद्दे हैं जो पाकिस्तान के सामने, जैसे आतंकवाद का मुद्दा है। और अहम बात यह है जो पैटेल ने बोली है अपनी स्पीच में, अपने राइट ऑफ रिप्लाई में, उन्होंने साफ किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रतिबंधित आतंकी है वो आतंकी संगठन है, वो सबसे अधिक जो है वो पाकिस्तान ही उनका घर है। और ऐसे में एक बार फिर मांग की गई है पाकिस्तान से कि वो ठोस कदम उठाए उन दोषियों के खिलाफ जिन्होंने 26/11 मुंबई हमले को अंजाम दिया था। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है पटेल गहलोत की तरफ से, जो इंडियन डिप्लोमेट है, कि बजाय इसके कि पाकिस्तान कहता है कि साउथ एशिया में शांति के लिए कश्मीर का मसला हल करने की जरूरत है, तो ऐसे में भारत ने 3 सुझाव दिए हैं दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में शांति बहाल करने के लिए, जिसमें सबसे ऊपर है कि सीमा पर आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करे पाकिस्तान, आतंकी की फैक्ट्री को बंद करे पाकिस्तान। दूसरा ये बोला गया है भारत की तरफ से कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जो पीओजे है उसको तुरंत खाली किया जाना चाहिए। और तीसरा अहम बात ये कि जो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो अहमदिया हो, क्रिश्चियन हो, उन पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं, उनका मानवाधिकार हनन होता है, तो ऐसे में उस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। जी, तो क्या एक सवाल अब यहाँ पे मैं ये करना चाहूंगा आपसे कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, कई बार पाकिस्तान भारत के ताल्लुक से
स्पेशली जो सोशल मीडिया है उस पर एक अलग तरह की का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता है। वो G20 से पहले भी हमने देखा, G20 के दौरान भी हमने देखा, और भी कई ऐसे मौकों पर हुआ है जो बेस्ड होता है, जो झूठी बातें हैं, झूठे फैक्ट्स उस पर बेस्ड होता है। तो क्या ये नहीं लगता कि इस बार जो यूएन में जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है, इससे शायद कुछ एक सबक ले पाकिस्तान? देखिए, चाहे आपने बिल्कुल सही कहा विशाल, चाहे इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, या फिर जो नए केयरटेकर पीएम काकर बने हैं वहां पे, हर बार जब भी उनको मौका मिलता है कि हालांकि ये पाकिस्तान की आर्मी की ये फॉरेन पॉलिसी है कि वो इस तरह हर मंच पर जब भी उनको मौका मिलता है, चाहे UNHRC हो, UNGA हो या कोई तीसरा मंच हो, वहां पर कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाया जाता है। ये उनकी पॉलिसी रही है सालों साल तक, लेकिन उसका फायदा अभी तक नहीं मिला है पाकिस्तान को, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको ये भी याद दिला दे कि अब से कुछ दिन पहले UAE की तरफ से एक मैप जारी किया गया था, उसमें भी पूरे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। वो बिल्कुल सही मैप उन्होंने दिखाया था, जो कि UAE है, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान इससे सबक नहीं ले रहा है। वो अब भी, आज भी वो इसी तरह के जो झूठ हैं, जो गलत तस्वीरें हैं, जो कश्मीर को लेके जो गलत एक छवि पैदा करने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जो कि हालांकि पूरी दुनिया समझ चुकी है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। और उसी का जवाब आज भारत ने एक बार फिर दिया है कि भारत ने साफ कर दिया है कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, और उसमें जो कुछ भी अगर होता है लद्दाख समेत, वो भारत का अंदरूनी मामला है, और पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है, कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है कि वो इस मामले पर टीका टिप्पणी करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो यूएन में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अक्सर पाकिस्तान जिस तरह की तोहमतें भारत पर लगाता रहता है, भारत भी लगातार उसका जवाब जो है देता रहता है, और आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ एक बार फिर भारत ने ये कर दिखाया है। फिलहाल हम इस खबर से दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका हमने सबसे पहले जिक्र किया था कि आज महाराजा हरि सिंह की जयंती है, और इस खास मौके पर आज कई तरह के जम्मू में खासतौर से कार्यक्रम हो रहे हैं। कई अलग अलग संगठन इसको अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। उनमें कई पॉलिटिकल जो तंजीमें हैं वो भी शामिल हैं, जबकि युवा राजपूत सभा भी इसको लेकर कुछ खास ऐलान कर चुका है। वो कई तरह उसका भी अपना एक प्लान है, उस युवा राजपूत सभा का भी। तो आज हम सीधे अभी जुड़ेंगे अपने रिपोर्टर सबीर से, और ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का आज माहौल है, क्योंकि इस बार सरकारी छुट्टी भी है। तो किस किस संगठन की तरफ से किस किस तरह के आज कार्यक्रम दिन भर होंगे? सबीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, हमें बताएं कि आज महाराजा हरि सिंह की जो जयंती है इसको लेकर किस तरह का वहां पर माहौल है, और कौन कौन से संगठन, कौन कौन से दल किस तरह से इसको मना रहे हैं? देखिए, माहौल जो है वो जश्न का माहौल है। सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं, और कल रात से ही लगातार, और अभी मैं अगर आपको विजुअल्स में दिखाऊं, देखिए ये केक बना है, ये काटा गया है। अभी महाराजा हरि सिंह का जो केक है, उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में जो ये केक काटा गया है, आप देख सकते हैं। ये DPAP के जो वर्कर हैं, लीडरान हैं यहाँ पे, गुलाम नबी आजाद लेड पार्टी के, ये सुबह ही यहाँ पे पहुंचे, और उन्होंने जो पहले जो स्टैचू है महाराजा हरि सिंह का, उसको उन्होंने वहाँ पे गार्लैंड किया। उसके बाद महाराजा हरि सिंह का जो ये केक है, इसको महाराजा हरि सिंह के जो बर्थडे के उपलक्ष्य में जो ये सेलिब्रेशंस हैं, उसके उपलक्ष्य में ये केक काटा गया है। और अब ये जो केक है ये डिस्ट्रीब्यूट भी करने वाले हैं, और महाराजा हरि सिंह के उपलक्ष्य में जो आप देख सकते हैं, इनके जो लीडरान हैं, जो RS चीफ हैं, जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, वो अब इस केक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में। ये जो केक है ये एक सिंबॉलिक है, ये दिखा रहा है कि ये जो केक जो यहाँ पे सेलिब्रेशंस हैं लगातार जम्मू में जगह जगह पे मनाए जा रहे हैं। न सिर्फ DPAP, लेकिन कल शाम को BJP के जो लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पे एक म्यूजिकल कंसर्ट का आयोजन किया था उनके जो महाराजा हरि सिंह के 128वें बर्थडे के उपलक्ष्य में। और अब ये जो है केक काटा जा रहा है उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में। DPAP जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद लेड पार्टी है, इसमें RS चीफ हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, इस तरह अनूप खजूरिया है यहाँ पे, इसी तरह जुगल किशोर शर्मा है,
और बहुत सारे और नेता हैं जो कि यहाँ पे सुबह से ही आए और लगातार लोगों की एक भारी संख्या यहाँ पे पहुंची है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि थोड़ा विजुअल भी दिखाएं। जो लोग यहाँ पे आए हैं वो भी अच्छी खासी तादाद में आए हैं और अब ये जो केक है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा लोगों में। तो जब तक ये होगा तब तक मैं जो आरएस चिप है उनसे मैं पूछता हूँ, चिप साहब ये जो आज का दिन है कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो एक रियल डेमोक्रेट थे और उनका जो सोच थी वो बिल्कुल एक लोकतंत्र की सोच थी। उसका सबूत ये है कि 1931 में महाराजा हरि सिंह ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाकर के उन्होंने आज़ादी की आवाज़ उठाई। हालांकि उस समय अंग्रेजी सरकार में जो बात करना बड़ा मुश्किल था और वो ब्रिटिश बार काउंसिल के मेंबर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज़ाद होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने दलितों के लिए कानून बनाए, उनको कुआं पर चढ़ाया, उनको मंदिरों में इजाज़त दी और इसके साथ साथ छोटी लड़कियों के लिए उन्होंने जो कानून बनाया कि छोटी लड़कियों की शादी नहीं हो सकती, कन्याओं की, और जब तक बालिग वो ना हो जाएं। और मैं समझता हूं कि जैसे आज गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारी पार्टी के सभी लोग, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी एक ट्रू डेमोक्रेट हैं और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम उनको याद करते हैं कि महाराजा हरि सिंह में बड़ी क्वालिटी थी और सब लोग उनको पसंद करते थे। ये जो छुट्टी हुई है, ये छुट्टी सभी पार्टियों ने, सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने, युवा राजपूत सभा ने, सब ने मिलकर के आंदोलन किया, जिसकी वजह छुट्टी है। थैंक यू। ये लास्ट में पूछूंगा कि जो परिस्थिति बनी है, अब छुट्टी भी है, आगे जो टोल प्लाजा का इशू है, बाकी चीजें हैं, उस पर युवा राजपूत क्या आप उनको समर्थन करते हैं? हम समर्थन करते हैं कि टोल प्लाजा हटना चाहिए, लेकिन उनका स्टैंड फर्म होना चाहिए, किसी के आगे उनको झुकना नहीं चाहिए। अदरवाइज हम समर्थन करते हैं कि वो टोल प्लाजा को हटाएं ताकि लोगों की सुविधा हो। तो आप देख सकते हैं ये आरएस चिप थे और अब देखिए केक की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जो केक है वो अब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और ये देखिए केक का मजा भी लिया जा रहा है। और अगर मैं लोगों की बात करूं तो पूरे यहाँ पे जनसैलाब आया हुआ है। पीछे अगर देखें, पीछे भी लोग हैं, ये केक की डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रही है, लेकिन अगर हम पीछे मिसाल देखें और पीछे भी भारी संख्या में लोग हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, सीनियर लीडर भी हैं, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है आज का दिन। प्रिया सेठी है जो फॉर्मर मिनिस्टर रही है। प्रिया जी, आज आप पहुंच गए हैं स्टैचू के पास, बर्थडे है, क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और हमेशा से हम मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महाराजा जी की जो उनकी रिफॉर्मिस्ट एक रही है, जननायक रहे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, और कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक अलग ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। आज जिस तरह से आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स का निर्माण हो या फिर कॉलेजेस का हो, यूनिवर्सिटीज का हो, फ्री जो एजुकेशन गर्ल चाइल्ड को मिली, या फिर जेके बैंक की स्थापना हुई, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इतने बड़े रिफॉर्मिस्ट को हम सच्ची ट्रिब्यूट यही दे सकते थे कि 23 सितंबर की हम छुट्टी को घोषित करवाते। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस विचार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहचाना और मोदी सरकार ने और खासकर होम मिनिस्टर साहब ने इसकी घोषणा की। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हम नमन करते हैं अपने उन राजाओं को जिन्होंने हमें हमारा विलय जो है भारत के साथ
करवाया उस दिन जब प्रिंसली स्टेट्स का विलय हो रहा था, तो ये विलय भी पूर्ण तरीके से महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा इंडिया के साथ हो गया था। लेकिन आज देखिए हालत पाकिस्तान की और उनके लोगों की कि किस तरह से वो हालत है। अगर वो सोच समझ के साथ विलय नहीं करवाते तो कहीं ना कहीं आज वो स्थिति यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर की भी बनी होती। मुझे लगता है कि ऐसे डोगरा रूलर जिन्होंने सबको समावेश लेते हुए सभी को सबको इकट्ठा करते हुए हर एक को किसी कास्ट रिलीजन से ऊपर समझकर उन्होंने सबको अपने साथ जोड़ा और एक निर्णायक जो है एक विजनरी लीडरशिप। युधिर सेठी है हमारे यहाँ पे बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है। आप भी बड़ी संख्या में लोगों के साथ यहाँ पे आए हैं। इस दिन को आप किस तरह से वर्णन करेंगे इस दिन का? महाराजा हरि सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के जननायक हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी और किस प्रकार से उन्होंने जो उस वक्त हालात बने उसके अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन के उसको दरकिनार करके उन्होंने जिस प्रकार से संधि की और जम्मू कश्मीर का विलय आज हिंदुस्तान के साथ कराया। नेहरू जी तो चाहते थे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना, पर उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को बचाया और आज भी अगर हम लोग गर्व से यहाँ पे रहते हैं तो मेरे को लगता है कि ये नायक ही हैं जिनके कारण हम यहाँ पे आज गर्व के साथ हर डोगरा यहाँ पे आज स्वाभिमान के साथ रह रहा है। लड़कियों के लिए छोटी उम्र के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था करना ये सबसे बड़ी बात थी। सती प्रथा खत्म करना सबसे बड़ी बात थी उस वक्त। बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने बात उठाई अपनी। ऐसे व्यक्तित्व को और जो खेती बाड़ी करते थे उसके नए साधन लाने यहाँ पर, ऐसे नए नए कार्य करके ये लोग यहाँ के जननायक बने। हम सब गर्व से आज इनके साथ इनके जो बताए हुए मार्ग है उस पर चल रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर का हर डोगरा महाराजा हरि सिंह पे गर्व करता है। एक डिप्टी मेयर जो पहले रही है, आप क्या कहेंगी जो आज का दिन? आज का एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे राज्य के जो हमारे महाराजा थे उनका आज जन्मोत्सव है और जब से इनके जन्मदिन पर छुट्टी घोषित हुई है तब से लेके आज तक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनकी जीवनी पे जो रहे उनके पद चिन्ह है उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। आज के ऐतिहासिक पर्व पर मैं सब जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं और आप देख सकते हैं अब ये जो बीजेपी के लीडर हैं, आप विशाल देख रहे थे विजुअल में, अब ये वहाँ पे जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग हैं, उससे पहले डीपीएपी के लोग थे। बीजेपी की जो डिस्ट्रिक्ट इकाई है वहाँ ये लोग अब वहाँ पे महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पे फूल मालाएं पहनाएंगे और ट्रिब्यूट देंगे और सेलिब्रेशंस हैं, केक भी काटे जा रहे हैं, रैलीज भी हो रही हैं, मेले डीपीएपी ने इसको इस तरह से बनाया, बीजेपी के लोग भी पहुंचे। क्या कुछ और सियासी दल है जो यहां पहुंचने वाले हैं या उन्होंने भी किसी तरह किसी कार्यक्रम का ऐलान किया हो? बिल्कुल, डीपीएपी के और बीजेपी के बाद युवा राजपूत सभा की जो रैली है वो बनतलाब से शुरू हो रही है और यहाँ पे पहुंचेगी। उनका भी यहाँ पे केक काटने का प्रोग्राम है, लड्डू बांटने का प्रोग्राम है। फिलहाल जो ये बीजेपी के लोग हैं उनका एक दिखा रहे हैं आपको विजुअल्स में, और ये लोग अब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। ये लोग महाराजा हरि सिंह के फेवर में स्लोगन कर रहे हैं। और ये मैंने जिस तरह से विशाल कहा, कल शाम से ही यहाँ पे रात को 12 बजे तक चलता रहा। 12 बजे भी केक काटा गया जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी आए थे यहाँ पे। और आज की अगर हम बात करें तो सुबह से ही उत्साह का माहौल, जिस तरह मैंने कहा 128वां बर्थडे है महाराजा हरि सिंह का, तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो दिखाए, क्योंकि युवा राजपूत सभा ने जिस तरह से टोल प्लाजा पे और बाकी इश्यूज पे यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे, उसके बाद सियासी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज भी ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। उनको लग रहा है कि कहीं युवा राजपूत सभा जो है वो सारा जो एक यहाँ बेस है उनकी उसको ना ले ले। तो पॉलिटिकल पार्टीज अब कोशिश कर रही है ज्यादा से ज्यादा महाराजा हरि सिंह के बारे में दिखाने की, महाराजा हरि सिंह की जो बर्थडे है उसको ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने की। तो बीजेपी ने कल शाम को भी यहाँ पे म्यूजिकल कंसर्ट का आयोजन किया था जिसको हमने सुबह से दिखाया। लेकिन अब
जाके अब बीजेपी के लोग जो हैं दोबारा अब यहाँ पे आ रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि जो भारी संख्या में जिसमें महिलाएं भी शामिल है, लगातार महाराजा हरि सिंह के फेवर में स्लोगनिंग हो रही है। हमने इनसे बात भी की तो सभी ने कहा कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। महाराजा हरि सिंह ने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर गरीब लोगों को, उनके दुख दर्द को खत्म करने के लिए बहुत काम किया, उनको साझा किया, कई वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया। तो ये जो महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पर अब ये जो लोग आए हैं, ये दर्शा रहे हैं कि आज पूरे जम्मू में यही उत्साह है, क्योंकि छुट्टी भी है, गेस्टेड हॉलीडे है। लोग सुबह से ही भारी संख्या में, जिसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आम लोग भी बड़े पैमाने पे। मैं आपको एक चित्र भी दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, ये जो महाराजा हरि सिंह का जो स्टैचू है, ये एक सिंबल है। अगर आप ये डोगरा चौक की बात करें, जब आप जम्मू में एंटर करते हैं तो आपको महाराजा हरि सिंह का जो स्टैचू है सबसे पहले एक ज्वेल के हार्ट में मिलेगा। तो ये स्टैचू एक स्टैचू नहीं है, बल्कि एक सिंबल है। ये एक दर्शाता है, एक मैसेज है आम लोगों को कि महाराजा हरि सिंह ने कितना यहाँ पे काम किया है। जम्मू और कश्मीर के लोग क्यों उनको इतना प्यार करते हैं। आज भी 128वें बर्थडे पे भी लोग भारी संख्या में यहाँ पे जमा हो रहे हैं। उसका ये मतलब है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने रूल में लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए हैं। चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात हो, डाउन टाउन जो लोग हैं उनके लिए बात की है। तो ये सारी चीजें उन्होंने की है। तो देखिए, आप भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और हम उनसे दोबारा बात करते हैं। आम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि वो बताएं कि किस तरह से ये चीजें यहाँ पे। आप बीजेपी से हैं, क्या नाम है? सुनीता गुप्ता। आप भी आई हैं। अगर हम देखें, क्या आपको क्या लगता है कि ये जो प्यार है ये खींचता है यहाँ पे? ये जो महाराजा हरि सिंह का बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है, जो कि हम डोगरों का कल्चर है। जे हम डोगरे हैं, हम सब ने मिलकर आज जे हरि सिंह का जन्मदिन मनाना चाहिए। देख सकते हैं, ये कह रहे हैं संचिता डोगरा है जो बीजेपी महिला मोर्चा। आप महाजन जिला अध्यक्ष जम्मू साउथ जी। आज महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब जानते हैं कि महाराजा जी जो हैं वो एक रिफॉर्मर थे। काफी सारे रिफॉर्म्स उनके समय में आए। उन्होंने भी समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। अगर हम कहें, उस समय पे उन्होंने जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात की, फ्री एजुकेशन गर्ल्स को प्रोवाइड की, काफी सारे डेवलपमेंट के इनिशिएटिव जो उनके समय से लिए गए थे, आज तक जी वही रिफॉर्म, वही काम जो है वो चल रहे हैं। मैं आज, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक बहुत समय से इतने रिफॉर्मर होने के बावजूद एक छुट्टी की मांग हमेशा से की गई, आगे भी की जाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में ये छुट्टी घोषित की गई। इसमें मैं सबसे ये अपील भी करूंगी कि इस छुट्टी में घूम के ना मना के एक पर्व के रूप में इस छुट्टी को मनाएं और महाराजा जी का जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट करें। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर तमाम जानकारी के लिए। और ये जो हर्षोल्लास है और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से वहां पहुंच रही हैं, इसका भी अपना एक खास उद्देश्य जरूर है जो जाहिर हो रहा है, जैसा आपने बताया अपनी बातों में। हम फिर आपके पास लौटेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल यहां पर हम रुकते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज 18 JKLH। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई। ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नीति और निर्णय से भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। पीएम मोदी का जताया आभार। महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। मंडी की खोलानाला पंचायत के गौणी गांव के प्रभावितों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली फौरी राहत। राहत शिविर में रहने को मजबूर 11 परिवार। सरकार प्रशासन से घर बनाने के लिए जमीन देने और आर्थिक मदद की गुहार। सुंदरनगर निवासी ऋचा शर्मा ने मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 का खिताब किया अपने नाम। भारत का बढ़ाया मान। लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 देशों की सुंदरियों के बीच स्पेशल प्राइज मिस डैशट इन वोटिंग से सम्मानित। सिरदौल के गिरेपार इलाके में दहकते अंगारों से निकले महासु भक्त। क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए की कामना।
बिहार में सीवान के पिपरहिया नहर के पास अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गोली। युवक के पास से 80 हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज छठा दिन है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और अब तक ये सत्र काफी हंगामेदार रहा है। आज इस मानसून सत्र का छठा दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ ही ये कार्यवाही शुरू होगी। कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा और ये भी साथ ही साथ ऐसा लग रहा है, ऐसे कयास आराइयां हैं कि आज भी जो सत्र है वो काफी हंगामेदार हो सकता है। तो हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का लगातार सिलसिला जारी है और आज मानसून सत्र के तहत आज उस सत्र का छठा दिन है। इससे पहले जो 5 दिन बीते हैं, इन 5 दिनों में काफी हंगामाराई देखने को मिली है। विपक्ष का सत्ता पक्ष के साथ जो टकरार है वो भी देखने को मिला है। तो आज छठे दिन भी ऐसी कयास आराई की जा रही है। ऐसा समझा जा रहा है कि आज भी गया है जब विपक्ष ने वॉकआउट किया सदन से। तो क्या आज का भी जो कार्यवाही है वो काफी हंगामा खेज होगी? क्या आज भी कुछ मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में तकरार देखने को? और हमारे रिपोर्टर राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, किस तरह के सूत्र जो है क्या बता रहे हैं? अपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? आज सत्ता पक्ष आज क्या कुछ करने वाला है? विशाल, आज भी तीखी आशंका व्यक्त की जा रही है क्योंकि जो पहला ही प्रश्न लगा है वो आज अमृत महोत्सव में पूर्व सरकार के द्वारा किए गए खर्च के ऊपर ये प्रश्न लगा है कि पिछली सरकार ने इस कार्यक्रम को करने पूर्व सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए अंतिम वर्ष में खर्च किया है और उनमें से एक कार्यक्रम अमृत महोत्सव भी है। तो इसके अलावा सीमेंट महंगा हो गया है तो इन सब का प्रभाव हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के अलावा उद्योगों के ऊपर भी रहा है कि हिमाचल सरकार इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल तैयार करने में असफल रही है और अलग अलग अड़चन है और कई दिक्कतें इंडस्ट्रियलिस्ट को झेलनी पड़ रही है। पिछले दिनों जब प्रदेश सचिवालय में एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की तरफ विवशता जाहिर की थी कि अगर इसी तरह से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है अगर स्टेट गवर्नमेंट का तो वो पलायन करेंगे। और अब जो जानकारी सूत्रों के हवाले से है वो प्रदेश सरकार की तरफ से जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उस वक्त 5 लाख रोजगार होगा कि क्या रिप्लाई प्रदेश सरकार की तरफ से रहता है, क्या वास्तविक स्थिति है इंडस्ट्रीज प्रदेश में, सड़कों की खराब हालत है उसके ऊपर चर्चा हो सकती है और भी बहुत से किसी न किसी इशू के ऊपर स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। खासकर लॉ एंड ऑर्डर और जो लगातार विपक्ष सदन में उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उस तरह से उठाने में अभी तक सफल नहीं हो पा रहा है। तो आज आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनमें से कोई एक इशू प्रश्नकाल के तुरंत बाद उठाया जा सकता है। हालांकि जो पिछले कल का नियम 130 के तहत जिस विषय पर हेल्थ के विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी वो अभी अनकम्प्लीट बचा हुआ है और 8 से 10 विधायक आज भी उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री उसके ऊपर रिप्लाई भी आज दे सकते हैं। उसके बाद फिर सतपाल सत्ती और तमाम जो भाजपा विधायक हैं उनकी तरफ से ये जीएसटी वाला इशू लगाया गया है, वैट स्टेट वैट जो इंक्रीज किया गया है पेट्रोल डीजल के ऊपर वो है और उसके बाद फिर अन्य इश्यूज के ऊपर चर्चा होने को है। लेकिन ये आशंका आज भी व्यक्त की जा रही है कि जिस प्रकार पिछले कल स्थगन प्रस्ताव लाया गया था कोविड वॉरियर के ऊपर, कोविड वॉरियर की जो सेवाएं समाप्त करने को लेकर टर्मिनेशन लेटर जो दिया गया है 30 सितंबर का, उसको लेकर इशू खड़ा किया गया था।
उसको वैसे ही आज भी कोई इशू लाया जा सकता है, या फिर आज भी, क्योंकि कोविड वॉरियर अभी भी विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में प्रदर्शन पर बैठे हैं और मांग एक ही कर रहे हैं कि उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाए, कोई स्थायी पॉलिसी उनके लिए बनाई जाए। इसके अलावा वेतन जो लंबे समय से उनको नहीं मिला है, तो वेतन भी उनको जल्द से जल्द अदा किए जाए। विशाल, तो आज भी सदन में गहमा गहमी हो सकती है, हालांकि बाहर माहौल ठंडा है, बारिश की आशंका आज व्यक्त की जा रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू है, लेकिन सदन के अंदर माहौल गर्म आज विशाल रहने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। आप बता रहे हैं कि माहौल और मौसम बड़ा कूल है, लेकिन सदन के अंदर शायद ये देखने को ना मिले, वहां गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर की तरफ आपको रुख करते हैं। मंडी से खबर आ रही है। खबर मंडी से यह है कि अभी तक भारत नहीं पहुंचा है लालमन का शव। लालमन का शव 13 दिनों से जो है उसकी परिवार जो यहाँ अभी है मंडी, वो उसका इंतजार कर रहा है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार से वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, जल्द से जल्द घर पहुंचाया जाए शव। दरअसल सऊदी अरब में 10 सितंबर को लालमन की मौत हो गई थी और तब से, जब से घर वालों को ये खबर मिली है, उसके बाद से घर वाले लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से मेरे बेटे को यहाँ जो है उसका जो पार्थिव शरीर है उसे यहाँ पहुँचाया जाए, उसे यहाँ लाया जाए। तो मंडी से ये खबर है, जब तक लालमन नहीं आ जाता घर वालों को और साथ ही साथ पूरे इलाके में एक तरह से एक गम का माहौल, एक बेचैनी है और लगातार वो अपील कर रहे हैं सरकार से भी और साथ ही साथ जो हमारी मरकज़ की सरकार है उनसे भी कि चूँकि मामला दो देशों के बीच का है, तो वो चाहते हैं कि लालमन चूँकि अब दुनिया में नहीं रहा, वो सऊदी अरब में गया था, वो वहाँ काम करता था, लेकिन चूँकि अब मौत हो चुकी है तो उसका जो शरीर है, उसकी डेड बॉडी वो उन्हें सौंप दिया जाए। भारत अब तक नहीं पहुँच पाया है लालमन का शव। 13 दिन से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सरकार से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरे पिताजी की डेथ 10/9/2023 को हुई थी। वहाँ पे उनके साथी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे सब हो गया है। तो अब हम डीसी के पास भी गए थे, एप्लीकेशन वगैरह लिखाई दी गई थी, पर अभी उसका कोई हमें जवाब नहीं मिला है। तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि मेरे पिताजी की जो पार्थिव शरीर है वो जल्द से जल्द भारत लेकर आए और हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें। 6 सालों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। 10 सितंबर को उनकी मृत्यु की खबर आई, वहाँ से किसी सहयोगी ने दी उनके कि ऐसा ऐसा हो गया है, वो अब नहीं रहे हैं। उसके बाद हमने एसडीएम साहिबा के पास भी गए, उनके पास अपनी शिकायत दर्ज की कि ऐसा ऐसा है, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाने में हमारी मदद की जाए। उसके बाद हम डीसी के पास गए, उन्होंने फॉरवर्ड किया उसको। डीसी ने भी तब गए थे, हम 12-13 तारीख को गए थे, लेकिन उसके बाद हम गए फिर 19 तारीख को उसका रेफरेंस जानने के लिए, लेकिन वो लेटर भी उधर ही पड़ा था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर। तो ये जो है परिवार का कहना है, परिवार वाले लगातार गुहार लगा रहे हैं। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, सबसे पहले तो ये बताएं कि परिवार वाले जो है इस वक्त उनकी स्थिति कैसी है और कहां उन लोगों ने इस बात को लेकर फरियाद की है और क्या लग रहा है कि कोई कार्रवाई शुरू हो पाई है इस बारे में? देखिए, परिवार जो है इस वक्त आप कह सकते हैं कि बहुत ही दुख की स्थिति में है, क्योंकि परिवार के एक सदस्य की जो है वो मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु भी जो है वो विदेश में हुई है और 13 दिन जो है उनकी मृत्यु को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका जो शरीर है, जो शव है, वो अभी तक उनके घर नहीं पहुंच पाया है और परिवार वालों का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। अगर हम मदद की गुहार की बात करें तो अभी तक ये परिवार जो है सिर्फ मंडी जिला प्रशासन तक पहुंच पाया है। डीसी मंडी के पास इन्होंने जो है वो गुहार लगाई है कि जो इनके परिवार के मुखिया है लालमन, उनकी जो मृत्यु हुई है वहां पर, तो उनके शव को जल्द से जल्द भारत वापिस लाया जाए। तो डीसी मंडी अरिंदम चौधरी से इस संदर्भ में हमारी बातचीत हुई थी। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी का कहना है कि जैसे ये मामला उनके ध्यान में आया, उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष जो है वो पत्राचार के माध्यम से और दूरभाष के माध्यम से भी जो है वो ये विषय उठा दिया है और वहां पर निवेदन किया है
कि जो विदेश मंत्रालय है वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और लालमन के शव को जो है वो जल्द से जल्द वहां से भारत वापस लाया जाए। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो 13 दिन बीत चुके हैं। अब केंद्र सरकार की तरफ से इस पे क्या कार्रवाई की गई है उस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अब ये जो प्रभावित परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, इन्होंने न्यूज 18 के माध्यम से अपनी आवाज जो है वो केंद्र सरकार तक और प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है और यह गुहार लगाई है मीडिया के माध्यम से कि सरकार जो है इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करे और उनके जो शव है उसको जो है भारत वापिस लाया जा सके। जी विशाल। लेकिन ये तो एक बात हो गई कि परिवार वाले ने जब डीसी से मुलाकात की, बताया कि ये समस्या है, ये वजह है और हम चाहते हैं, डीसी साहब ने कहा कि भाई हमने इसको जो है आगे बढ़ा दिया है। लेकिन एक होता है कि मतलब एक भरोसा दिलाना, एक कोशिश का एक टाइम फ्रेम बताना कि हमारी ये कोशिशें हैं, हम पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे और इतने दिनों में एक चीज आ जाएगी, जो जिस बॉडी का इंतजार है वो आ जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि वो लगातार उसका फॉलो अप हो रहा है? देखिए, हमारी डीसी मंडी से इस बारे में बातचीत हुई थी, उनसे टेलीफोनिकली हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि वो लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है, बार बार जो इस विषय को लेकर जो फॉलो अप कर रहे हैं। अभी तक वो 2 या 3 बार जो वो पत्राचार कर चुके हैं, रिमाइंडर लेटर भी जो है वो केंद्र सरकार को भेज चुके हैं। लेकिन अब जो जितना भी एक्शन है वो सारा का सारा केंद्र सरकार द्वारा ही इस पर जो है वो लिया जाना है, जो विदेश मंत्रालय उसके द्वारा ही लिया जाना है। यहाँ से इनकी तरफ से जो वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास फलीभूत होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जितना भी सारा का विषय है वो केंद्र सरकार का है। इसलिए अब इस परिवार ने जो न्यूज 18 के माध्यम से केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उस मामले में हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द इनके जो पिता हैं उनका जो शरीर है, उनका जो मृत शरीर है, शव कह सकते हैं, उसको भारत वापस लाया जाए। जी जरा वीरेंद्र, लालमन के बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को। लालमन जो है वो कौन थे, क्या करते थे, वहां कब से रह रहे थे, पिछली बार वो कब गए थे? देखिए, लालमन जो है वो मंडी जिला की जो बलघाटी है और बलघाटी का जड़ोली गांव है वहां के रहने वाले थे। 49 वर्ष जो है वो इनकी आयु है और ये बीते करीब 6 वर्षों से जो है सऊदी अरब में रह रहे थे। सऊदी अरब में ये मैकेनिक का काम करते थे और अपने लिए रोजगार की तलाश में वहां पर गए थे। अच्छा रोजगार इन्हें मिला हुआ था और एक कंपनी में वहां पर बतौर मैकेनिक जो है वो कार्यरत थे और 6 वर्षों से लगातार परिवार के संपर्क में भी थे और परिवार के जिस प्रकार से गुजर बसर चल रहा था तो वहां से खर्चा वगैरह भेज रहे थे। लेकिन अब अचानक इनके साथ इस प्रकार से दुखद घटना घटी है। जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये मिली है कि हार्ट अटैक के कारण जो है इनकी मृत्यु हुई है, जबकि जो कंपनी जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी की तरफ से जो है वो उनकी मृत्यु की कोई सूचना जो परिजनों को नहीं दी गई है। जो इनके साथ वहां पर सहकर्मी है उन सहकर्मियों की तरफ से जो है वो फोन आया और उन्होंने जो है वो परिवार के लोगों को जो है उसकी जानकारी दी है। परिवार में इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा रोष है कि जो कंपनी जिस कंपनी में ये कार्यरत है उस कंपनी का भी फर्ज बनता था कि वो इस प्रकार की सूचना परिवार को दे और यदि इस प्रकार की घटना घटी है तो फिर उनके शव को जो है भारत वापिस भेजने में जो है वो कार्य शीघ्र जो है वो कुछ कदम उठाए। लेकिन उस कंपनी की तरफ से भी जो है कोई कदम उठाना तो दूर की बात है, परिवार वालों को सूचना तक नहीं दी गई और परिवार वालों के साथ संपर्क तक जो है वो नहीं किया गया है। तो अब ये जो परिवार है बस अभी इसी इंतजार में है कि कब जो है वो इनके परिवार के जो मुखिया है उनका शव जो है वो यहाँ पर पहुंचे और फिर वो रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर सके। जी विशाल। जी बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करता हूं कि परिवार की जो पीड़ा है वो जल्द दूर हो जाएगी और जिस बात का उन्हें इंतजार है वो वक्त आ जाएगा जल्द ही। और एक और खबर, जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक चलने वाली मणिमहेश यात्रा का आज शाही स्नान है। राधा अष्टमी से 7 दिन पहले तक इस यात्रा में अब तक करीब 1 लाख लोगों ने पवित्र डल झील में आस्था की डुबकी लगाई है। आज मणिमहेश यात्रा का अंतिम दिन है। चंबा जिले में यात्रा का इतिहास काफी पुराना है। मणिमहेश की यात्रा विश्व विख्यात है। मणिमहेश झील की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 13,500 फीट है। चंबा से भरमौर 64 किलोमीटर है, जहां से हड़सर 13 किलोमीटर है। हड़सर से पैदल यात्रा शुरू होती है और हड़सर से धंझो 6 किलोमीटर है, जो कि हड़सर से आगे पहला पड़ाव है। उसके बाद 6 किलोमीटर का सफर तय कर यात्री मणिमहेश डल झील पहुंचते हैं। और फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।